नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। पंडित आशीष त्रिपाठी का लेख है कॉस्मिक डांस ऑफ माइंड, विजडम एंड रीजन। जी। इसमें एक प्राचीन कथा के जरिए मन, बुद्धि और तर्क के बीच के रिश्तों को समझाया गया है। गुरु, चंद्रमा, तारा और बुध की कहानी। हाँ, बिल्कुल। और त्रिपाठी जी इसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं मानते। ये तो जैसे हमारी ही अंदर जो चेतना है, बुद्धि है, भावनाएं हैं, उनका एक तरह से नक्शा है। अच्छा। गुरु यानी ज्ञान, चंद्रमा हो गया मन, तारा हमारी बुद्धि और बुध वो तर्क। इनके आपसी खेल को ये कहानी दिखाती है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कहानी के जो मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं आध्यात्मिक संकेत हैं उन्हें समझें। देखें कि ये हमारी रोजमर्रा की सोच और जीवन पर कैसे असर डालते हैं। बिल्कुल। कहानी क्या थी, एक बार संक्षेप में याद दिला दें। हाँ, कहानी ये है कि गुरु बृहस्पति जो ज्ञान और स्थिरता के प्रतीक हैं, उनकी पत्नी है तारा। तारा को यहाँ चंचल बुद्धि का प्रतीक माना गया है। फिर आते हैं चंद्रमा जो मन और भावनाओं के देवता हैं। वो तारा के प्रति आकर्षित होते हैं और उन्हें गुरु से दूर ले जाते हैं। और इसी मिलाप से जन्म होता है बुध का, जिन्हें हम तर्क से जोड़ते हैं। जी बिल्कुल। बुध यानी तर्क या विवेक। कहानी फिर आगे बढ़ती है। देवताओं के हस्तक्षेप से तारा लौट तो आती हैं गुरु के पास, लेकिन गुरु जो है वो बुध को, मतलब नवजात शिशु को, अपना मानने से इनकार कर देते हैं। और यहीं से, जैसा आपने कहा, असल परतें खुलती हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पात्र नहीं है, ये प्रतीक है। गुरु बृहस्पति क्या दर्शाते हैं? गुरु है स्थापित ज्ञान, मतलब नैतिकता, सिद्धांत, धर्म, स्थिरता, वो गहरा ज्ञान। और चंद्रमा, ये तो मन का प्रतीक हुआ, है ना? हाँ, हमारा मन, भावनाएं, इच्छाएं। जैसे चांद घटता बढ़ता है वैसे ही अस्थिर। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, वो अनियंत्रित मन का प्रतीक है एक तरह से। और तारा? लेख में तारा को बुद्धि कहा गया है, जिज्ञासा से भरी। सही। लेकिन जब यही बुद्धि जो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है, वो ज्ञान यानी गुरु के अनुशासन से भटक जाए और सिर्फ मन की भावनाओं यानी चंद्रमा के पीछे चलने लगे, तो वो अस्थिर हो जाती है, दिशाहीन। अच्छा। फिर आता है बुध यानी तर्क। मन, चंद्रमा और बुद्धि, तारा के इस संयोग से तर्क का जन्म होता है। और दिलचस्प बात यह है, बुध को बहुत तटस्थ माना गया है। अच्छा, तटस्थ मतलब वो किसी भी तरफ जा सकता है। हाँ। वो किसी भी ग्रह के प्रभाव में, किसी भी विचार के साथ आसानी से ढल सकता है। ये उसकी अनुकूलन क्षमता है। लेकिन ये तटस्थता थोड़ी चिंता की बात भी हो सकती है ना? अगर तर्क का अपना कोई दृढ़ आधार नहीं, वो कहीं भी जुड़ सकता है, तो फिर सही गलत का फैसला कैसे होगा? बिल्कुल सही सवाल। और यही कथा का एक मुख्य संदेश छुपा है, जैसा त्रिपाठी जी इशारा करते हैं। तर्क यानी बुध अपने आप में शक्तिशाली तो है, पर दिशाहीन भी हो सकता है। उसे स्थिर ज्ञान और विवेक यानी गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। अगर तर्क सिर्फ भावनाओं, चंद्रमा, या सिर्फ बेलगाम बुद्धि, तारा पर आधारित होगा, तो वो अक्सर भटका सकता है। तो मतलब मन और बुद्धि के बीच एक संतुलन साधना जरूरी है, और इस संतुलन के लिए ज्ञान का सहारा चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है गुरु का बुध को अस्वीकार करना। हाँ, ये क्यों? त्रिपाठी जी इसे सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा या परंपरा का टकराव नहीं मानते। ये दिखाता है कि स्थापित ज्ञान जो गुरु का प्रतीक है, वो अक्सर नए अनुभव से जन्मे तर्क यानी बुध को एकदम से स्वीकार नहीं करता। अच्छा, जैसे नई सोच को पुरानी व्यवस्था से चुनौती मिलती है। हाँ बिल्कुल। तर्क को अपनी जगह बनाने के लिए कई बार स्थापित मान्यताओं से संघर्ष करना पड़ता है। ये तर्क की अपनी एक स्वतंत्रता और उसके महत्व को भी दिखाता है। ये संघर्ष तो आज भी हम देखते हैं। अच्छा, एक बात और थी कथा में कि अगर मन, चंद्रमा, अनुशासन, गुरु से भटक जाए, तो बुद्धि, तारा भ्रमित हो जाती है। हाँ, ये मन और धर्म, या कहें मन और ज्ञान के बीच का वो आंतरिक द्वंद्व है। जैसे महाभारत में देखें, अर्जुन का मन विचलित हुआ कर्तव्य पथ पर, वो चंद्रमा वाली स्थिति। तब श्री कृष्ण जो गुरु और ज्ञान के प्रतीक हैं, उन्होंने गीता के ज्ञान और सही तर्क मतलब बुध का मार्ग दिखाया। सही। आज के समय में भी यही है। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, मन है चंद्रमा, और पढ़ाई का अनुशासन है गुरु।
इन दोनों के बीच संतुलन तो तर्क बुद्ध से ही साधना पड़ता है ना। हमारी बुद्धि तारा अक्सर मन के लहरों में बह जाती है अगर ज्ञान का लंगर ना हो। तो कुल मिलाकर ये कथा हमारे ही अंदर की दुनिया का एक तरह से खाका खींचती है। मन, बुद्धि, भावनाएं, ज्ञान, इन सब का सही तालमेल, सही सामंजस्य ही एक संतुलित जीवन की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। गुरु, ज्ञान, चंद्र, भावना और बुद्ध, तर्क, तीनों का सामंजस्य जरूरी है। ये आत्मविश्लेषण के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। शायद लेख भी इसी ओर इशारा करता है। हाँ, कथा ये बताती है कि बुद्ध यानी हमारा तर्क वो तटस्थ है, अनुकूलनीय है। वो किसी भी विचार, किसी भी भावना से जुड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में जहां इतनी सूचनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, हमें कैसे पक्का करें कि हमारा तर्क वो क्षणिक भावनाओं और आकर्षणों यानी चंद्रमा का गुलाम न बने, बल्कि वो गहरे विवेक और स्थिर ज्ञान यानी गुरु का साथी बने। इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।